हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं एंड टोटल 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं मैकेवर एंड पेज, ऑकबर्न एंड निमकॉफ, मजूमदार एंड मदान, गिलिन एंड गिलिन। बुक का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी। सोशोलॉजी की इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, जो बुक्स वाला है कि जो इम्पॉर्टेंट जितनी भी बुक्स बनती हैं आपके सभी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए सोशोलॉजी की क्लास, जो इम्पॉर्टेंट बुक्स की क्लास थी वो ली गई थी एंड इसका प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर बना दिया गया है। आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट्स बुक्स बताई गई हैं। यहाँ पर एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी ये बुक हो जाएगी मजूमदार एंड मदान की। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा मजूमदार मदान की जो बुक है, एक बुक का नाम है द ट्राइब इन ट्रांजिशन। द ट्राइब इन ट्रांजिशन एक ये बुक हो जाएगी। और फिर एक बुक आती है रूरल प्रोफाइल, ठीक है, रूरल प्रोफाइल, ये भी मजूमदार मदान की है। एंड थर्ड जो बुक है वो है कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज। कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट, और ये एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी मजूमदार एंड मदान की। एंड इनका जो फील्ड वर्क था वो हो जनजाति पर था। फील्ड वर्क से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस समाजशास्त्री का कहाँ पर अध्ययन रहा है, किस क्षेत्र पर या फिर किस जनजाति पर। तो इसकी भी क्लास काफ़ी समय पहले ली गई थी और उसका भी प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर बना हुआ है, फील्ड वर्क क्षेत्र जो कार्य होते हैं उनसे संबंधित। तो इसको भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। तो हो जनजाति पर डीएन मजूमदार का फील्ड वर्क रहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि गांवों से नगरों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण ही नगरीकरण है? गांव से नगरों की ओर जो जनसंख्या का स्थानांतरण है वो ही नगरीकरण कहलाता है। ये किसका कहना है? ऑप्शंस है पैट्रिक गिडिक्स, किंग्सले डेविस, ग्रिफिथ टेलर, लुइस वर्थ। बताइए किसका कहना है, क्या होगा यहाँ पर सेकंड का राइट आंसर? लुइस वर्थ हैं। बताइए, पैट्रिक गिडिक्स, किंग्सले डेविस, ग्रिफिथ टेलर, लुई वर्थ ऑप्शंस हैं। गांवों से नगरों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण ही नगरीकरण कहलाता है, यह किसका कहना है? देखिए, अर्बन सोसाइटी, पीजन सोसाइटी एंड जो रूरल सोसाइटी है, इन सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कराया गया है। इनका भी प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर बना दिया गया है। जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं या जिन्होंने उन वीडियोस को नहीं देखा है, तो आप लोग सभी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिए। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी आपके टॉपिक्स हैं और प्लेलिस्ट में उन सभी टॉपिक्स को चेक करके आप अपना कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर, ठीक है। ग्रिफिथ टेलर ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि दीर्घ परंपरा एक शहरी घटना है तथा लघु परंपरा का दीर्घ परंपरा में परिवर्तन ही नगरीकरण है? ऑप्शंस दिए गए हैं मैकिम मेरिट, मिल्टन सिंगर, रॉबर्ट रेडफील्ड, एस.सी. दुबे। मैकिम मेरिट, मिल्टन सिंगर, रॉबर्ट रेडफील्ड, एस.सी. दुबे ऑप्शंस हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर?
एंड यहाँ पर राइट आंसर मिल्टन सिंगर होगा। ठीक है, मिल्टन सिंगर ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लिटिल ट्रेडिशन एंड ए ग्रेट ट्रेडिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया था। इसके अलावा रॉबर्ट रेडफील्ड ने लिटिल कम्युनिटी यानी कि लघु समुदाय का भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, लघु समुदाय की अवधारणा से संबंधित जो लघु समुदाय की विशेषताएं हैं वो पूछी जाती हैं, सभी आप लोगों को कराया गया है, बताया गया है। इसके अलावा फोक सोसाइटी यानी कि लोक समाज, फोक कल्चर यानी लोक संस्कृति, ये भी अवधारणाएं और रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी हुई हैं। तो यहाँ पर मिल्टन सिंगर ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है एकल विवाह प्रादुर्भाव पुरुषों और महिलाओं को वैवाहिक बंधन में बांधने के लिए नहीं बल्कि निजी संपत्ति की रक्षा करने के लिए हुआ था, यह कहा था? ऑप्शंस है वेस्टरमार्क, मैकेवर एंड पेज, फ्रेडरिक एंजल्स, जीपी मर्डॉक। एकल विवाह का जो प्रादुर्भाव है वह पुरुषों और महिलाओं को वैवाहिक बंधन में बांधने के लिए नहीं बल्कि निजी संपत्ति की रक्षा करने के लिए हुआ था, ऐसा किसका कहना है? यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा राइट आंसर? एंजल्स, फ्रेडरिक एंजल्स, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है क्रांतियाँ इतिहास की इंजन है, कहा है? ऑप्शंस है पेरेटो, कार्ल मार्क्स, ए.आर. देसाई, ई.ए. रॉस। पेरेटो, कार्ल मार्क्स, ए.आर. देसाई, ई.ए. रॉस ऑप्शंस हैं। क्रांतियाँ इतिहास की इंजन है, सभी जानते हैं, जैसे कि ये कई एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना, हर एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, आपका नेट हो, पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, तो ये सभी एग्जाम्स में पूछा गया है। कार्ल मार्क्स है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। एंड इन कार्ल मार्क्स को कंप्लीट कराया गया है, इनकी जो थियरीज रही हैं जैसे कि सरप्लस वैल्यू, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या है, द्वंदात्मक भौतिकवाद क्या है, जो वर्ग संघर्ष यानी क्लास कॉन्फ्लिक्ट का जो इनका कॉन्सेप्ट रहा है, थियरी रही है, उसे कंप्लीट कराया गया है। स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग की जो अवधारणा रही है वो भी कंप्लीट कराया गया है। तो जितने भी इनके टॉपिक्स रहे हैं, थियरीज रही हैं कार्ल मार्क्स की, उनको कंप्लीट कराया गया है एक वीडियो में। एंड एक वीडियो रही है इनके महत्वपूर्ण कथन की, कार्ल मार्क्स के, जैसे आप अभी देख रहे हैं क्रांति इतिहास की इंजन है, ठीक इसी तरीके से और भी कथन जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि धर्म जनता के लिए अफीम है, और भी कथन है। ठीक है, तो एक वीडियो महत्वपूर्ण कथन पर है और बाकी की जो वीडियोस हैं कार्ल मार्क्स की वो इम्पॉर्टेंट इनके जो क्वेश्चंस बनते हैं। एंड अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, ठीक है, उन सभी में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं कार्ल मार्क्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं या फिर जितने भी इनकी थियरीज से क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी को उन वीडियोस में कंप्लीट कराया गया है। तो जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं या पहले से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में फोल्डर बना हुआ है कार्ल मार्क्स के नाम से। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है माइंड एंड सोसाइटी। अब ये बुक किसकी है? माइंड एंड सोसाइटी। ऑप्शंस हैं जी.एच. मीड, एम. मीड, पेरेटो, रॉल्फ लिंटन। जी.एच. मीड, एम मीड मतलब मॉर्गेट मीड, जी.एच. मीड मतलब जॉर्ज हर्बर्ट मीड। ठीक है, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी इनकी बुक रही है। आई एंड मी का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, याद आ रहा ना, तो वो जॉर्ज हर्बर्ट मीड है। एम मीड यानी मॉर्गेट मीड, इन्होंने मेल एंड फीमेल इनकी बुक थी। पेरेटो को आपको पता ही है, अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत रहा है। रॉल्फ लिंटन ने सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से जो स्टेटस एंड रोल है, संयुक्त रूप से परिस्थिति और भूमिका की जो अवधारणा थी उसको दिया था, व्यवस्थित रूप से इन्होंने बात की थी। द स्टडी ऑफ मैन अपनी बुक में रॉल्फ लिंटन ने। तो यहाँ पर बुक पूछी जा रही है माइंड एंड सोसाइटी। ये बुक किसकी है बताइए, किसकी हो जाएगी बुक? इम्पॉर्टेंट बुक्स जो थी कंप्लीट कराई गई थी, उसमें ये बुक भी कराई गई थी। माइंड एंड सोसाइटी किसकी हो जाएगी? पेरेटो की हो जाएगी। ठीक है, पेरेटो की हो जाएगी, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एंड अभिजात वर्ग का जो परिभ्रमण का सिद्धांत है, जो कि इनका पेरेटो का सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है। अब सामाजिक परिवर्तन, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है। ठीक है, इसका भी प्लेलिस्ट में फोल्डर बना है और 2 फोल्डर हैं। एक तो फोल्डर है सोशल चेंज से रिलेटेड थियरीज का, मतलब कि जितने भी सामाजिक परिवर्तन से संबंधित जो थियरीज सिद्धांत रहे हैं, लाइक पेरेटो का हो जाएगा। ठीक है, अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत सोरोकिन ने जो दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत
जो कि सामाजिक परिवर्तन से है, टॉयनबी का हो जाएगा, स्पेंगलर का हो जाएगा। इन सभी की जो थियरीज़ हैं काफ़ी डिटेलिंग में बताई गई हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए गए हैं, तो इन्हें आप पहले ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आपको इन्हें देखना है, अपना जो कॉन्सेप्ट है, अपनी जो थियरीज़ है सोशल चेंज से रिलेटेड, उसे कंप्लीट करनी है, उसे समझना है। फिर उसके बाद सोशल चेंज से रिलेटेड एमसीक्यूज़ का एक फोल्डर मिलेगा, एंड जितने भी सामाजिक परिवर्तन से संबंधित जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, उनको कंप्लीट कराया गया। तो जब आपका यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप एमसीक्यूज़ भी अपने आप ही सॉल्व कर लेंगे। वहाँ पर मेरे से आंसर से बताने से पहले ही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहले ये देखना है थियरीज़ वाला, फिर उसके बाद एमसीक्यूज़ वाला फोल्डर देखना है। तो यहाँ पर पेरेटो ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है सोशल मोबिलिटी। अब ये बुक किसकी है सोशल मोबिलिटी? ऑप्शंस है हॉबहाउस, एंथोनी गिडेंस, पी.एस. सोरोकिन, डेनियल लर्नर। हॉबहाउस, एंथोनी गिडेंस, सोरोकिन, डेनियल लर्नर ऑप्शंस हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर? सोशल मोबिलिटी। 7th का क्या होगा यहाँ पर? सोशल मोबिलिटी 1927 में ये बुक आती है। सोशल मोबिलिटी 1927 में ये बुक आती है, और ये बुक हो जाएगी सोरोकिन की। सोरोकिन ने सोशल मोबिलिटी यानी सामाजिक जो गतिशीलता है, इसको सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से इन्होंने बात की थी, ठीक है। और सोशल मोबिलिटी इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है, इसका भी प्लेलिस्ट में फोल्डर बना दिया गया है, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो यहाँ पर 7th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसके अलावा सोशल मोबिलिटी के अलावा इनकी जो कुछ और इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे कि सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी, सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी, ये एक हो जाएगी। फिर उसके अलावा द सोशोलॉजी ऑफ रेवोल्यूशन हो जाएगी, द सोशोलॉजी ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है, द सोशोलॉजी ऑफ रेवोल्यूशन हो जाएगी। फिर एक बुक आती है सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स, जो कि इनके सामाजिक परिवर्तन का जो सिद्धांत है वो इन्होंने अपनी इस बुक में दिया है। फिर कंटेम्परेरी सोशोलॉजिकल थ्योरी एक बुक आ जाएगी, ठीक है। तो पहली क्या बताई गई आप लोगों को? सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी, दूसरी है द सोशोलॉजी ऑफ रेवोल्यूशन, तीसरी है सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स, एंड चौथी है लास्ट कंटेम्परेरी सोशोलॉजिकल थ्योरी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी सोरोकिन की, इन्हें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन सोसाइटी एंड कल्चर। अब इस बुक से संबंधित कौन है, मतलब ये बुक किसकी है? रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन सोसाइटी एंड कल्चर। ऑप्शंस है रेमेंटफर्थ, बोर्दियू, दुर्खीम, लर्नर। रेमेंटफर्थ, बोर्दियू, दुर्खीम, लर्नर ऑप्शंस है। बुक का नाम है रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन सोसाइटी एंड कल्चर। बताइए, सब इंपॉर्टेंट बुक्स जो कंप्लीट कराई गई थी उनमें सब कराया गया है। रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन सोसाइटी एंड कल्चर, बोर्दियू, ठीक है, पीटर बोर्दियू, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इनके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर ली जाए, अवधारणाओं के बारे में, तो जैसे कि एक जो कॉन्सेप्ट है कल्चरल कैपिटल का, ठीक है, कल्चरल कैपिटल सांस्कृतिक पूंजी या सांस्कृतिक संपत्ति की अवधारणा, वो इनकी है। इसके अलावा कल्चरल रिप्रोडक्शन, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, ये एक अवधारणा दी हुई है। क्लास कल्चर, वर्ग संस्कृति की अवधारणा, ठीक है। तो जितने भी आप लोगों को फैक्ट्स बताए जाते हैं क्लास में, उन सभी के नोट्स ज़रूर बनाया करिए, ये भी सभी आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? कल्चरल कैपिटल यानी कि सांस्कृतिक पूंजी या संपत्ति, फिर कल्चरल रिप्रोडक्शन, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, और फिर क्लास कल्चर यानी वर्ग संस्कृति। ये कुछ इनकी महत्वपूर्ण अवधारणाएं थी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे बोर्दियू के। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने उद्विकासवाद के विरुद्ध प्रकारवादी सिद्धांत को जन्म दिया? क्वेश्चन अच्छा है, उद्विकासवाद के विरुद्ध प्रकारवादी सिद्धांत देने वाले कौन हैं इनमें से? ऑप्शंस दिए गए हैं मेलानोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन, हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्खीम। चलिए बताइए, मेलानोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन, हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्खीम ऑप्शंस हैं। एंड फंक्शनलिज्म थ्योरी से याद आ रहा है, जैसे कि आपके सिलेबस में है स्ट्रक्चर, फंक्शन, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, या फिर फंक्शनलिज्म या स्ट्रक्चरलिज्म,
ये जो इनसे संबंधित जो समाजशास्त्र विद्वान रहे हैं, जिन्होंने अपने सिद्धांत रहे हैं, जिसमें कि मेलानोवस्की हो जाएंगे, ठीक है, और रेडक्लिफ ब्राउन हो जाएंगे, स्पेंसर हो जाएंगे, दुर्खीम हो जाएंगे, लेविस्ट्रॉस हो जाएंगे, मर्टन हो जाएंगे, पार्सन्स हो जाएंगे। तो इन्होंने जो अपने सिद्धांत दिए हैं, ठीक है, उन सिद्धांत में जो महत्वपूर्ण बातें हैं इनकी, उन्हें कंप्लीट कराया गया है। और बाकी की जो वीडियोस हैं, ठीक है, इनसे संबंधित, इस कॉन्सेप्ट से जो अभी आपको बताया गया है, उनसे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एंड जितने भी एग्जाम्स में अभी तक पूछे गए हैं या इन थियोरी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, उन सभी को कंप्लीट कराया गया है। और इसका भी फोल्डर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आपको देखना होगा। उसमें फोल्डर का नाम भी ऐसे ही है कि स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म या फंक्शनलिज्म ऐसे करके बना हुआ है, ठीक है। और उसमें नीचे समाजशास्त्रियों के नाम भी लिखे हुए हैं, तो उन्हें भी ज़रूर देखिएगा, इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मेलानोवस्की हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेलानोवस्की हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मेलानोवस्की जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप लोगों को बताया गया, व्यक्तिवादी प्रकारवादी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा न केवल व्यक्तिवादी प्रकारवादी के अंतर्गत आते हैं, बल्कि इनको सांस्कृतिक प्रकारवादी या फिर जैव सांस्कृतिक प्रकारवादी भी कहा जाता है। व्यक्तिवादी प्रकारवादी के साथ साथ सांस्कृतिक प्रकारवादी और जैव सांस्कृतिक प्रकारवादी भी कहा जाता है मेलानोवस्की को। और इन्होंने मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत दिया हुआ था। मानवीय आवश्यकताएं जो कि 3 तरह की इन्होंने बताई थी, 3 प्रकार होते हैं मानवीय आवश्यकता के, प्राथमिक आवश्यकता, द्वितीयक आवश्यकता और तृतीयक आवश्यकता, ठीक है। ये 3 आवश्यकताएं हो गई जो कि मेलानोवस्की ने बताई थी। और इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने का जो साधन है मेलानोवस्की उसे कल्चर को बताते हैं, यानी कि संस्कृति, कल्चर इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। और व्यक्ति ने अपनी इन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संस्कृति का निर्माण भी किया। और संस्कृति जिस तरीके से मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो योगदान करती है, उसी के माध्यम से इन्होंने प्रकार, फंक्शन को समझाने का भी प्रयास किया था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन नामक पुस्तक किस समाजशास्त्री द्वारा लिखी गई है। बुक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। ऑप्शंस हैं मैक्स वेबर, टॉलकेट पार्सन्स, रेडक्लिफ ब्राउन, रॉबर्ट बियरस्टेट। मैक्स वेबर, टॉलकेट पार्सन्स, रेडक्लिफ ब्राउन, रॉबर्ट बियरस्टेट ऑप्शंस हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट? राइट क्या होगा यहाँ पर? नाइनटीन 1937 में ये बुक आती है, पार्सन्स की है, ठीक है, टॉलकेट पार्सन्स की है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पार्सन्स की है। और इस बुक में स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में इन्होंने इस बुक में अपनी जो इनका सोशल एक्शन की जो थ्योरी है, सोशल एक्शन सामाजिक क्रिया का जो सिद्धांत है, वो अपनी इस बुक में स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में ये देते हैं पार्सन्स। और इसके अलावा इन्होंने इनका जो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत है उसे स्वैच्छिक क्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। स्वैच्छिक क्रिया का सिद्धांत इस तरीके से नेट के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, स्वैच्छिक क्रिया का सिद्धांत किसने दिया है, ठीक है। इसके अलावा संस्थाकरण की अवधारणा भी इन्होंने दी है, आप लोगों को बताया गया है पहले भी। और इसके अलावा इनकी एक बुक है द सोशल सिस्टम, द सोशल सिस्टम एक बुक है। फिर द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज़, द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज़, ठीक है। तो ये 2 और इनकी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। 3 मेन इनका कंट्रीब्यूशन रहा है सोशियोलॉजी में। एक तो सोशल सिस्टम का है, सामाजिक व्यवस्था का, दूसरा सोशल एक्शन सामाजिक क्रिया, और तीसरा फंक्शनलिज्म यानी कि प्रकारवाद पर, ठीक है। तो इन्हें भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं सामाजिक क्रिया के 4 प्रकारों तार्किक, मूल्यांकनात्मक, भावात्मक और परंपरागत क्रिया का उल्लेख किस समाजशास्त्री द्वारा किया गया है। ऑप्शंस है दुर्खीम, पेरेटो, किंग्सले डेविस, मैक्स वेबर। दुर्खीम, पेरेटो, किंग्सले डेविस, मैक्स वेबर ऑप्शंस हैं। सामाजिक क्रिया के इन 4 प्रकारों की बात किसने की है? 4 तरह की जो सामाजिक क्रियाएं हैं किसने बताई हैं? राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या हो जाएगा?
मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स वेबर हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने सोशल एक्शन को समाजशास्त्र यानी जो सामाजिक क्रिया है उसे सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र के विषय वस्तु बताया था इन्होंने। ठीक है, द सिटी इनकी बुक है, रॉबर्ट पार्क की भी बुक है, जैसे कि आप लोगों को बताया गया था। मैक्स वेबर की भी है द सिटी और रॉबर्ट पार्क की भी है। फिर इसके अलावा वेबर की बुक द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। फिर एक बुक आती है इनकी द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस। ठीक है, इन सभी बुक्स को आपको याद में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। समाजशास्त्र में भूमिका की अवधारणा का संबंध होता है व्यक्ति की स्थिति संबंधी पक्ष से, स्थिति के अचल पक्ष से, परिस्थिति के व्यवहारिक संघटक से, व्यवहार के मानकात्मक पक्ष से। भूमिका अवधारणा का संबंध किससे है? यहाँ पर राइट क्या होगा? परिस्थिति के व्यवहारिक संघटक से। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। उपर्युक्त परिभाषा किस समाजशास्त्री द्वारा दी गई है? ऑप्शन है वेस्टरमार्क, बोगार्डस, जॉनसन, लूसीमियर। वेस्टरमार्क, बोगार्डस, जॉनसन, लूसीमियर ऑप्शन दिए गए हैं। विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। राइट क्या हो जाएगा यहाँ पर? विवाह, मैरिज। इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है, इसका भी प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा आपको। बोगार्डस, सामाजिक दूरी का पैमाना इन्होंने दिया था बोगार्डस का। ठीक है, याद आ रहा है, इन्होंने दिया था सामाजिक दूरी का पैमाना बोगार्डस। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, उस पितृसत्तात्मक परिवार का नामकरण क्या होगा जहाँ एक पुरुष अपनी पत्नी, बच्चे, सास एवं साली के साथ निवास करता है? ऑप्शन है संयुक्त परिवार, एकाकी परिवार, विस्तृत परिवार, बहुपति विवाहीय परिवार। देखिए फैमिली इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था और वहाँ पर ये सभी क्वेश्चंस कराए गए थे। ठीक है, फैमिली इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका भी प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, उस पितृसत्तात्मक परिवार का नामकरण पूछा जा रहा है क्या होगा जहाँ पर जिस परिवार में एक पुरुष अपनी पत्नी, साथ में उसके जो बच्चे हैं, सास है, साली है, इन सभी के साथ रहता है, उस परिवार को क्या कहा जाएगा? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट? बताइए, गलत नहीं होना चाहिए ये। विस्तृत परिवार होगा। ठीक है, विस्तृत परिवार होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह एक अंतर्विवाही समूह है जो पवित्र और अपवित्र के सिद्धांत पर आधारित है। इस समूह को कहा जाता है? ऑप्शन है जनजाति, जाति, संपदा, वर्ग। इनमें से कौन एक अंतर्विवाहीय समूह है जो पवित्र और अपवित्र के सिद्धांत पर आधारित है? उस समूह को क्या कहा जाएगा? ऑप्शंस देख लीजिए, जनजाति, जाति, संपदा, वर्ग दिए गए हैं। राइट क्या हो जाएगा? जाति, कास्ट हो जाएगा। और जाति की सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बात किसने की थी? जीएस घुरिये ने की थी अपनी बुक कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में, और उससे संबंधित विशेषताएं भी बताई थी 6 इन्होंने। ये सभी आपको बताया गया है। जाति क्या है, ठीक है, जाति उत्पत्ति के जो सिद्धांत है वो क्या है, और इन सभी से रिलेटेड मतलब कि इनके जो कास्ट सिस्टम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट कराया गया है। और इसे आप लोग गोल टू सक्सेस नाम से सर्च करिएगा, क्योंकि एक वीडियो है इसकी कास्ट सिस्टम से रिलेटेड, तो उसका फोल्डर नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो इसे गोल टू सक्सेस नाम से सर्च करिएगा कास्ट सिस्टम, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। W.H. वाइजर ने मुख्य रूप से भारत में अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण किस संदर्भ में किया?
ऑप्शंस दिए गए हैं वैवाहिक संबंध, सहभोजी संबंध, जजमानी संबंध या फिर सामाजिक संबंध। वाइजर ने मुख्य रूप से भारत में अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण किस संदर्भ में किया था? इनमें से किस संदर्भ में उन्होंने अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण किया है, बात की है? वैवाहिक संबंध, सहभोजी संबंध, जजमानी संबंध, सामाजिक संबंध ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट क्या होगा यहाँ पर, बताइए। राइट क्या हो जाएगा यहाँ पर? जजमानी संबंध। जजमानी संबंध, जजमानी व्यवस्था, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है। विलियम वाइजर ने जजमानी व्यवस्था की सबसे पहले बात की थी यूपी के करीमपुर गांव में, ठीक है। द हिंदू जजमानी सिस्टम, इस बुक में इन्होंने बात की थी। बुक भी पूछी जाती है किसकी है या कहाँ पर इन्होंने अध्ययन करके अपनी ये अवधारणा, अपना ये सिद्धांत दिया है वाइजर ने, तो ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम जजमानी व्यवस्था के विषय में विस्तृत व्याख्या किस विद्वान ने की है? W.H. वाइजर, N.S. रेड्डी, ऑस्कर लेविस, M.N. श्रीनिवास। जब जजमानी व्यवस्था, जजमानी सिस्टम, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था तो उसमें काफ़ी डिटेलिंग में बताया गया था कि किसने सबसे पहले इस अवधारणा को दिया, कहाँ पर उनका अध्ययन था, किस बुक में दिया, जजमानी व्यवस्था होती क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, अन्य समाजशास्त्रियों के जजमानी व्यवस्था से संदर्भ में उनके क्या विचार रहे हैं, इन सभी को वहाँ पर बताया गया था। और जितना भी बताया गया है वो एग्ज़ाम के आपको ध्यान में रखते हुए बताया गया है और वो इम्पॉर्टेंट है, तो उसे ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। जितने भी आप लोगों को यहाँ पर बताए जा रहे हैं उन सभी वीडियोज़ को आप लोग ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर वाइजर होगा, वाइजर ने सबसे पहले अभी बताया गया W.H. वाइजर, उन्होंने सबसे पहले द हिंदू जजमानी सिस्टम में अपनी इस पुस्तक में यूपी के करीमपुर पर अध्ययन करके इस कॉन्सेप्ट को दिया था, ठीक है। उन्होंने कुछ जातियाँ भी, जैसा कि उस वीडियो में बताया गया था कि कुछ जातियाँ हैं जो सेवाएँ लेती हैं पर सेवाएँ देती नहीं हैं, और कुछ जातियाँ ऐसी थी जो सेवाएँ देती हैं लेती नहीं हैं, ठीक है। तो ये सभी बताया था। और जो सेवाएं लेती हैं जातियाँ उन्हें जजमान कहा जाता है, जो सेवाएं देती हैं उन्हें कमीन जाति कहा जाता है। इसके अलावा वाइजर ने जो जजमानी व्यवस्था है उसको प्रकार्यात्मक संस्था बताया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रभु जाति के बारे में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है? चलिए देखते हैं। पहला क्या है? प्रभु जाति की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग M.N. श्रीनिवास ने मैसूर के एक गांव के अध्ययन में किया। दूसरा है, भूमि का स्वामित्व, संख्यात्मक शक्ति और राजनीतिक परीक्षण समुदाय में किसी जाति को प्रभुत्व स्थापित कराने में मदद करता है। तीसरा कह रहा है, प्रभु जाति को किसी विशेष क्षेत्र में हमेशा ऊंची अनुष्ठानिक परिस्थिति मिलती है। एंड चौथा है, प्रभु जाति किसी क्षेत्र विशेष में अन्य अधीनस्थ जातियों के लिए संदर्भ समूह का कार्य करती है। क्या हो जाएगा सही? डोमिनेंट कास्ट, M.N. श्रीनिवास का कॉन्सेप्ट आपसे कई बार कहा जा रहा था देखने को, काफ़ी समय पहले ये टॉपिक कंप्लीट कराया गया है। M.N. श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के नाम से फोल्डर बना हुआ है, आपको बताया गया। 2 उसमें वीडियोस थी, संस्कृतिकरण जिसे संस्कृताइजेशन कहा जाता है ये, और डोमिनेंट कास्ट प्रभुत्व जाति या प्रभु जाति। इन सभी दोनों ही कॉन्सेप्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है M.N. श्रीनिवास के, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। विशेषताएं, अब डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत कम पूछने को मिलता है कि ये कॉन्सेप्ट किसका है, ये बुक किसकी है, बहुत कम है ना। ये काफ़ी डिटेलिंग में जैसे कि विशेषताएं दे दी जाएगी या कथन दे दिया जाएगा, इससे संबंधित कौन है, इस तरीके से पूछते हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फैक्ट्स के साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा बताइए। उस वीडियो में, उस क्लास में कंप्लीट बताया गया था अच्छे से। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रभु जाति की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग M.N. श्रीनिवास ने मैसूर के गांव के अध्ययन में किया था, सही है। इसके अलावा जो उन्होंने प्रभुत्व जाति, डोमिनेंट कास्ट की जो उन्होंने विशेषताएं या जो लक्षण बताए थे कि किस आधार पर हम कहेंगे, किसे हम डोमिनेंट कास्ट कहेंगे, है ना,
कैसे हम पहचान करेंगे, तो उन्होंने भूमि का स्वामित्व, आर्थिक शक्ति इससे ले लेंगे हम, संख्यात्मक शक्ति, संख्या में ज़्यादा होना चाहिए ना, राजनीतिक परीक्षण, जो राजनीतिक शक्ति है उसकी बात की थी, तो ये हो जाएगा। एंड ये नहीं था कि प्रभु जाति को किसी विशेष क्षेत्र में हमेशा ऊंची अनुष्ठानिक परिस्थिति मिलती है, ऐसे उन्होंने कोई बात नहीं कही थी। प्रभुत्व जाति किसी क्षेत्र विशेष में अन्य अधीनस्थ जातियों के लिए जो रेफरेंस ग्रुप है, संदर्भ समूह, उसका कार्य करती है। ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मिलान करना है। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, किसने कहा। समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, किसने कहा। समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है। समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। चलिए आप लोग देखिए, फिर बताइए यहाँ पर क्या होगा सही। नाइनटीन्थ का क्या होगा बताइए। राइट क्या होगा। ऑप्शन सी, लेकिन ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ी है, इसे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को क्रमबद्ध एवं सामान्य समाजशास्त्र और ऐतिहासिक समाजशास्त्र इन दो भागों में विभक्त किया है। समाजशास्त्र को क्रमबद्ध एवं समान समाजशास्त्र और ऐतिहासिक समाजशास्त्र इन दो भागों में किसने विभक्त किया है। इनमें से सोरोकिन, जिन्सबर्ग, कॉल मैनहीम, दुर्खीम ऑप्शंस दिए गए हैं। क्या होगा यहाँ पर सही। राइट क्या होगा यहाँ पर, कॉल मैनहीम। ठीक है, कॉल मैनहीम ज्ञान का समाजशास्त्र, इन्होंने बात की थी इस पर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी की संज्ञा किस समाजशास्त्री ने दी है। C.W. मिल्स, बियरस्टेट, दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट ऑप्शंस हैं। C.W. मिल्स, बियरस्टेट, दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट ऑप्शंस हैं। समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी की संज्ञा किसने दी है। C.W. मिल्स, बियरस्टेट, दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट। अगस्त कॉम्ट। ठीक है, अगस्त कॉम्ट है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। समाजशास्त्र के जनक हैं। समाज के जो समाजशास्त्र है उसके दो प्रकार भी, या समाज को दो भागों में विभक्त किया था, इस तरीके से पूछा जाता है। सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी विज्ञानों का जो संस्करण है वो भी इन्होंने दिया हुआ था। ज्ञान के 3 नियम या 3 स्तर की भी बात इन्होंने की है।
तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। और अगस्त जो कॉम्ट है, इनको भी इनकी भी जो थ्योरीज हैं, ठीक है, उन्हें कंप्लीट कराया गया और इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको भी कंप्लीट कराया गया है। इनका भी फोल्डर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कॉम्ट द्वारा, अगस्त कॉम्ट द्वारा समस्त विज्ञानों का संस्करण क्रम है, सही बताना है कौन सा है इनमें से। चलिए देखिए और फिर आप बताइए, कई बार आपको बताया गया है ये। बताइए, जो इन्होंने विज्ञानों का वर्गीकरण किया था तो किस विज्ञान को पहले क्रम में रखा, दूसरे तीसरे ऐसे करके बताइए। सही पूछा जा रहा है कौन सा है। समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की जननी इन्होंने बोला था। सोशियोलॉजी नाम दिया था इन्होंने, समाजशास्त्र नाम दिया था 1838 में, और इससे पहले सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी नाम दिया था सेंट साइमन, इनके गुरु हैं अगस्त कॉम्ट के। एंड यहाँ पर जो साइंस के जो विज्ञान का जो वर्गीकरण की बात हो रही है या विज्ञानों का जो संस्करण है उसका सही क्रम क्या है, पहले नंबर पर इन्होंने मैथ्स को रखा था, फिर सेकंड नंबर पर एस्ट्रोनॉमी, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। ठीक है, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। चलिए नेक्स्ट है, हितों के आधार पर समितियों का वर्गीकरण अविशेषीकृत एवं विशेषीकृत के रूप में किया है। ऑप्शंस हैं गिलिन एंड गिलिन, किंग्सले डेविस, मैकेवर एंड पेज, ऑगबन एंड निमकॉफ। गिलिन एंड गिलिन, किंग्सले डेविस, मैकेवर एंड पेज, ऑगबन एंड निमकॉफ ऑप्शंस हैं। हितों के आधार पर समितियों का वर्गीकरण अविशेषीकृत एवं विशेषीकृत के रूप में इनमें से किसने किया है। गिलिन एंड गिलिन, किंग्सले डेविस, मैकेवर एंड पेज, ऑगबन एंड निमकॉफ ऑप्शंस हैं। किसने किया है। देखिए सोशियोलॉजी की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि उसमें सोसाइटी, ग्रुप, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, कम्युनिटी, है ना, समाज, समिति, समुदाय, संस्था, समूह, ये सब क्या है, इनकी विशेषताएं क्या हैं, समाजशास्त्र ने कितने प्रकार किस तरीके से उन्होंने बात की है उसके बारे में, जो परिभाषाएं हैं, या कितने प्रकार बताए हैं समुदाय के या समूह के कितने प्रकार या कौन से बताए हैं, इस तरीके से इनको भी कंप्लीट कराया गया था। तो प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिलेगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स के नाम से, महत्वपूर्ण या मुख्य अवधारणाओं के नाम से। ठीक है, तो वहाँ पर इन सभी को एक या दो वीडियोज़ में कंप्लीट कराया गया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैकेवर एंड पेज, मैकेवर एंड पेज ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर आप लोग देखिए फिर बताइए क्या सही है। कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु संगठित एवं स्थापित प्रणालियाँ सामाजिक संस्थाएं हैं, ये किसका कहना है। ठीक है, फिर एक सामाजिक संस्था समाज है जिसे मुख्यतः सुस्थापित प्रणालियों के द्वारा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठित किया गया है। एक संस्था को किसी एक या अधिक प्रकारों के चारों ओर निर्मित अंतर संबंधित जनरीतियों, रूढ़ियों और कानूनों के समुच्चय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह एक संस्था एक विचारधारा एवं एक संरचना से मिलकर बनती है, ये किसका कहना है। देखिए और फिर बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट है। बताइए यहाँ पर क्या होगा राइट। ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु संगठित एवं स्थापित प्रणालियों की स्थापित प्रणालियाँ सामाजिक संस्थाएं हैं, ये कहना ऑगबन एंड निमकॉफ का है।
ठीक है, ये किसका कहना है? ऑकबर्न एंड निमकॉफ का कहना है। फिर एक सामाजिक संस्था समाज है जिसे मुख्यतः सुस्थापित प्रणालियों के द्वारा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठित किया गया है, ये बोगार्डस का कहना है। फिर एक संस्था को किसी एक या अधिक प्रकारों के चारों ओर निर्मित अंतर संबंधित जनरीतियों, रूढ़ियों, कानूनों के समुच्चय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, किंग्सले डेविस का कहना है। और फिर लास्ट में एक संस्था एक विचारधारा, विचार, मत, सिद्धांत या स्वार्थ एवं एक संरचना से मिलकर बनती है, यह समना का कहना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा गलत है। चलिए देखते हैं। एक समाज में कई समुदाय हो सकते हैं, या फिर एक समुदाय में कई समाज हो सकते हैं। समुदाय की प्रकृति क्षेत्रीय स्थानीय है। समुदाय की सदस्यता अनिवार्य है। क्या यहाँ पर कौन सा इसमें से गलत है? क्वेश्चन पढ़ते हुए ध्यान दिया करिए। अक्सर क्वेश्चन में जल्दबाजी पढ़ते वक्त जल्दबाजी कर दी जाती है, गलत तरीके से उसे समझ लिया जाता है। असत्य पूछा जा रहा है, गलत पूछा जा रहा है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर मेन आपका देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन चाहे जितना ही घुमा फिरा के पूछा जाए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप समझ लेंगे प्रश्न को कि प्रश्न क्या कह रहा है। और प्रश्न को पढ़ते वक्त हमेशा आराम से पढ़ा करिए, जल्दबाजी में आंसर को टिक मत किया करिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक समुदाय में क्या हो जाएगा? एक समुदाय में कई समाज हो सकते हैं, ऑप्शन बी। ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट है व्यक्तियों का ऐसा योग जिसमें संरचना अथवा संगठन का अभाव होता है, जिसके सदस्य समूह के अस्तित्व के प्रति अनभिज्ञ अथवा कम जागरूक हो सकते हैं, तथा यह समूह कभी भी संगठित सामाजिक समूहों में परिवर्तित हो सकते हैं, कहलाता है। ऐसा समूह क्या कहलाएगा? प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, अर्ध प्राथमिक समूह या फिर संदर्भ समूह? ग्रुप, ठीक है। सोशल ग्रुप क्या है, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था। उसमें प्राइमरी ग्रुप क्या होता है, सेकेंडरी है, क्वाइसी प्राइमरी ग्रुप क्या है, रेफरेंस ग्रुप क्या है, सभी को बताया गया है। तो जिन्होंने क्लासेस की हैं उन्हें पता है कि ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो है क्या, किसने दिए हैं, है ना। जैसे संदर्भ समूह सबसे पहले हाइमेन ने बात की थी, लेकिन अगर समाजशास्त्र में पूछा जाता है समाजशास्त्र में सबसे पहले किसने की है, तो मर्टन ने की है। इन्होंने संदर्भ समूह के दो आधार बताए थे, एक तो संदर्भ समूह के निर्माण के दो आधार बताए थे, एक आकांक्षा, दूसरा तुलनात्मक अभाव बोध या सापेक्ष वंचना, है ना, या सापेक्षिक वंचना। संदर्भ समूह उसे बताया है जिसका कि व्यक्ति उस ग्रुप का मेंबर नहीं होता है लेकिन मेंबर बनना चाहता है, याद आ रहा है। प्राथमिक समूह की अवधारणा कूले ने दी थी, है ना, कूले ने दी थी, जिनमें ऐसे समूह में लोगों के बीच में आमने सामने का प्रत्यक्ष संबंध होता है। 3 उदाहरण भी बताए थे प्राइमरी ग्रुप के, परिवार, पड़ोस, फ्रेंड ग्रुप, याद आया, मित्र समूह, ये 3 उदाहरण बताए थे। अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा किसकी थी? कूले की थी। एंड यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? अर्ध प्राथमिक समूह। अर्ध प्राथमिक समूह ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। समूहों को प्रादेशिक एवं गैर प्रादेशिक समूह में वर्गीकृत किया है। ऑप्शन है चार्ल्स ए एल्वुड, पार्क एंड बर्गेस, गिलिन एंड गिलिन, लियोटार्ड। समूहों का जो वर्गीकरण है प्रादेशिक और गैर प्रादेशिक समूह में किसने किया है? सोशल ग्रुप में ये सब कराया गया था। चार्ल्स ए एल्वुड, पार्क एंड बर्गेस, गिलिन एंड गिलिन, लियोटार्ड ऑप्शन है। बताइए, गलत नहीं होना चाहिए, बताइए क्या है सही यहाँ पर। क्या हो जाएगा यहाँ पर?
समूहों को प्रादेशिक और गैर प्रादेशिक समूह में किसने वर्गीकृत किया है? पार्क एंड बर्गेस ने। ठीक है, पार्क एंड बर्गेस, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, जब अंतःक्रिया में निरंतरता पाई जाती है और साथ ही जब वह किसी निश्चित परिणाम की ओर बढ़ती है तो ऐसी अंतःक्रिया किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शंस दिए गए हैं, सामाजिक व्यवहार, सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक क्रिया, सामाजिक मानदंड। अंतःक्रिया में निरंतरता हो और वो जो अंतःक्रिया है किसी निश्चित परिणाम की ओर बढ़ रही हो। ठीक है, तो जो ऐसी अंतःक्रिया हो रही है वो क्या कहलाएगी? इनमें से कौन सी अंतःक्रिया होगी? सामाजिक व्यवहार होगा, सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक क्रिया या सामाजिक मानदंड? राइट क्या होगा यहाँ पर? सोशल प्रोसेस होगा। ठीक है, सोशल प्रोसेस हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा एंड इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है। जैसे कि सामाजिक प्रक्रिया के 3 प्रकार गिलेन एंड गिलेन ने बताए थे। एक तो बताया था समान सामाजिक प्रक्रिया, दूसरा उन्होंने सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया और तीसरा असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया बताया था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी है राइट। नेक्स्ट है, संघर्ष के 2 स्वरूपों आंशिक संघर्ष और पूर्ण संघर्ष का उल्लेख किस समाजशास्त्री ने किया? ऑप्शंस है लेविस-कोज़र, किंग्सले डेविस, मैकएवरन पेज, ग्रीन। कॉन्फ्लिक्ट, अब कॉन्फ्लिक्ट किस में आएगा? असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। संघर्ष के अलावा कंपटीशन, प्रतियोगिता या जिसे प्रतिस्पर्धा कहा जाता है, ये भी असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा विरोध, विद्रोह, प्रतिकूलता, ये सभी असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पर संघर्ष के 2 स्वरूपों आंशिक संघर्ष और पूर्ण संघर्ष का पूछा जा रहा है। किसने जो क्लासिफिकेशन है या किसने संघर्ष के इन 2 प्रकार की बात की है? क्या होगा यहाँ पर सही? किंग्सले डेविस होगा। ठीक है, किंग्सले डेविस होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किंग्सले डेविस, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। ह्यूमन जो सोसाइटी है वो इनकी बुक है। बुक भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। नेक्स्ट है कास्ट इन इंडिया। कास्ट इन इंडिया किसकी है? ऑप्शंस हैं जे.एच. हटन, विल्बर्ट मूर, कार्ल मार्क्स, आई.पी. देसाई। कास्ट इन इंडिया, कास्ट इन इंडिया किसकी हो जाएगी? हटन की। किसकी हो जाएगी? हटन की हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है द डेथ ऑफ द फैमिली। द डेथ ऑफ द फैमिली ये किसकी है? ऑप्शन है हॉबेल, फ्रायड, मिल्टन सिंगर, डेविड कूपर। हॉबेल, फ्रायड, मिल्टन सिंगर, डेविड कूपर। ऑप्शन है द डेथ ऑफ द फैमिली। तो ये किसकी हो जाएगी? डेविड ग्राम कूपर। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। नेट के एग्जाम में काफ़ी बार ये बुक पूछी गई है। ऑप्शन है किंग्सले डेविस, मैकम मेरियट, टॉड, किम्बॉल यंग। किंग्सले डेविस, मैकम मेरियट, टॉड, किम्बॉल यंग ऑप्शन है। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान बुक है। बताइए किसकी है? राइट क्या होगा यहाँ पर? किसकी हो जाएगी? किंग्सले डेविस। ठीक है, किंग्सले डेविस होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्योर सोशोलॉजी, अब ये बुक किसकी है? प्योर सोशोलॉजी। ऑप्शन है लुंडबर्ग, रिजमैन, लेस्टरवर्ड, दुर्खीम।
लुनबर्ग, रिजमैन, लेस्टर वॉट, दुर्कीम ऑप्शंस है। प्योर सोशियोलॉजी किसकी है? प्योर सोशियोलॉजी किसकी है? लेस्टर वॉट की। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, भारत में जनजाति विकास हेतु राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव सरकार को किसने दिया? ऑप्शंस हैं जीएस गुरिये, डीएन मजूमदार, एमएन श्रीनिवास, वेरियर एल्विन। जीएस गुरिये, डीएन मजूमदार, एमएन श्रीनिवास, वेरियर एल्विन ऑप्शंस हैं। जनजातीय भारत में जो जनजातीय विकास है उसके लिए नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट किसका था? देखिए, ट्राइबल सोसाइटी, जनजातीय समाज, ट्राइबल सोसाइटी, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था। 2 वीडियोस हैं उस फोल्डर में, एंड एक जो वीडियो है, एक जो क्लास ली गई थी ट्राइबल सोसाइटी से रिलेटेड, जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो बताए गए थे। किन समाजशास्त्रियों का जो जनजातियां हैं उनके बारे में क्या विचार रहे हैं, या कौन सी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, उन जनजातियों में जो आर्थिक व्यवस्था का जो स्वरूप है वो कैसा रहा है, विवाह व्यवस्था का स्वरूप कौन सा है, उनमें जो युवा गृह पाए जाते हैं वो कौन से हैं, ठीक है, इन सभी को कंप्लीट कराया गया था। एंड सेकंड जो वीडियोस थी, ठीक है, सेकंड जो क्लास ली गई थी उसमें इन सभी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको कंप्लीट कराया गया था, ठीक है, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर वेरियर एल्विन हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जनजातियों की जो समस्याएं थी उनको दूर करने के लिए जो उस समय पॉलिसीज़ लाई जा रही थी, नीतियाँ लाई जा रही थी, जिसमें से जीएस गुरिये के द्वारा आत्मसातकरण की नीति की बात कही थी, वहीं पर वेरियर एल्विन ने नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है पावर इलीट। पावर इलीट का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? शक्ति अभिजन। ऑप्शंस है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, C.W. मिल्स, R.K. मर्टन। मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, C.W. मिल्स, R.K. मर्टन ऑप्शंस है। कॉन्सेप्ट का नाम है या जो अवधारणा है वो है पावर इलीट, शक्ति अभिजन। तो किसका हो जाएगा? C.W. मिल्स का। C.W. मिल्स का हो जाएगा, ठीक है। वाइट कॉलर, फिर जो सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन है, ये सभी बताया गया है आपको, इनकी जो बुक्स हैं इंपॉर्टेंट है ना, वाइट कॉलर, सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, ये इनकी बुक्स हैं मिल्स की। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम का गठन किया गया था। अब इसमें से देखिए ऑप्शंस हैं 10 जनवरी 1992 को, 13 जनवरी 1992 को, 17 जनवरी 1992 को, या फिर 23 जनवरी 1992 को। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम का गठन कब किया गया था? क्या होगा यहाँ पर सही? तेरह जनवरी 1992, ठीक है, 13 जनवरी 1992 ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, जिस पद्धति के तहत जातिगत क्रम परंपरा में ऊपर उठने के लिए कोई जाति किसी उच्चतर जाति की आदतों, परंपराओं और अनुष्ठानों को अपनाती है उसे कहा जाता है। ऑप्शंस हैं आत्मसातीकरण, संस्कृतिकरण, विलयीकरण, अभिज्ञानीकरण। आत्मसातीकरण, संस्कृतिकरण, विलयीकरण, अभिज्ञानीकरण ऑप्शंस हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट? क्या होगा यहाँ पर? संस्कृतिकरण होगा। एम.एन. श्रीनिवास की अवधारणा है, संस्कृतिकरण होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ है जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था वह अब वैसा नहीं माना जा रहा है। किसने परिभाषित किया इस तरीके से धर्मनिरपेक्षता को? ऑप्शंस है A.R. देसाई, योगेंद्र सिंह, M.N. श्रीनिवास, S.C. दुबे। A.R. देसाई, योगेंद्र सिंह, M.N. श्रीनिवास, S.C. दुबे ऑप्शंस हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर सही? राइट क्या होगा यहाँ पर? M.N. श्रीनिवास होगा। ठीक है, M.N. श्रीनिवास होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सही है? चलिए देखते हैं। टाइलर के अनुसार संस्कृति वह समग्र जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून और ऐसे ही अन्य क्षमताओं एवं आदतों का समावेश है जो मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। हर्शकोविट्स का कहना कि संस्कृति को वे पर्यावरण का मानव निर्मित भाग कहते हैं। हॉबेल क्या कह रहे हैं? संस्कृति को ये प्राणी शास्त्रीय विरासत का परिणाम नहीं मानते हैं। उनके अनुसार संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का कुल योग है। और ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी सही हैं। तो यहाँ पर क्या सही होंगे? टाइलर का, जैसा कि आपको पता है कि टाइलर की जो डेफिनेशन है बिल्कुल ही सही है। ठीक है, संस्कृति को इन्होंने इस तरीके से परिभाषित किया है और शॉर्ट में भी पूरी डेफिनेशन ज़्यादातर नहीं दी जाती है। संस्कृति एक जटिल समग्रता है, इस तरीके से बस इतना दिया जाता है। पूछा जाता है किसका कहना है? हर्शकोविट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग मानते हैं। ठीक है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों काफ़ी बार पूछी गई हैं, टाइलर एंड हर्शकोविट्स की, कि किसने कहा है, इस तरीके से कहने वाले कौन है। तो यहाँ पर ये सभी सही हो जाएगा। ठीक है, ये सभी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। चलिए आगे देखते हैं। ऑस्कर लेविस से संबंधित पूछा जा रहा है कौन सा सही है। तो पहला क्या कह रहा है कि ऑस्कर लेविस ने जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया। फिर ऑस्कर लेविस जजमानी व्यवस्था को प्रकार्यात्मक मानते हैं। ऑस्कर लेविस ने रामपुर गांव का अध्ययन किया। तो ऑस्कर लेविस से संबंधित यहाँ पर क्या सही है? ऑस्कर लेविस जिन्होंने गरीबी संस्कृति की अवधारणा दी थी, याद आ रहा है आप लोगों को क्या होती है? ये भी बताया गया है। जो जजमानी व्यवस्था वाला टॉपिक कंप्लीट कराया गया था तो उसमें विलियम वाइजर जिनका मेन कंट्रीब्यूशन रहा है, जिन्होंने सबसे पहले सिस्टमेटिक तरीके से इस कॉन्सेप्ट को दिया था, बात की थी सबसे पहले वाइजर ने। इसके अलावा अन्य समाजशास्त्रियों का क्या कहना है जजमानी व्यवस्था के बारे में, इससे भी बताया गया था। तो उसमें बताया गया था ऑस्कर लेविस भी थे एक, जिनके बारे में बात कही गई थी उस क्लास में। तो यहाँ पर क्या सही होगा? राइट क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन सी होगा। ठीक है, जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया और रामपुर गांव पर इनका अध्ययन रहा था। ठीक है, इन्होंने प्रकार्यात्मक संस्था नहीं माना था, ये नहीं माना था। ठीक है, वहाँ पर तो वाइजर हो जाएंगे, इन्होंने वाइजर ने बताया था जजमानी व्यवस्था को प्रकार्यात्मक संस्था। ऑस्कर लेविस किसको मानते हैं? शोषणकारी संस्था बताते हैं। ठीक है, शोषणकारी संस्था है, ऑस्कर लेविस ने कहा था ये। और ये बात किसने की थी? वाइजर ने की थी कि जजमानी व्यवस्था प्रकार्यात्मक संस्था है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है किसका कहना है कि संरचना ही क्रिया को निर्धारित करती है? ऑप्शंस दिए गए हैं एंथोनी गिडेंस, F. जेमसन, फ्रेजर, G.H. मीड। एंथोनी गिडेंस, F. जेमसन, फ्रेजर, G.H. मीड ऑप्शंस हैं। संरचना ही क्रिया को निर्धारित करती है, यह किसका कहना है? यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? एंथोनी गिडेंस। एंथोनी गिडेंस ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब मैचिंग है। सर्वहारा की बात किसने की थी? सर्वहारा वर्ग या पूंजीवाद की विचारधारा, श्रम का विभाजन, जजमानी व्यवस्था जो आदान प्रदान की है, इसकी बात किसने की थी? बताइए। 42 का क्या होगा सही?
क्या होगा यहाँ पर सही? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। सर्वहारा वर्ग की बात कार्ल मार्क्स ने की थी। पूंजीवाद की विचारधारा की बात वेबर। श्रम का विभाजन, ठीक है, इमाइल दुर्खिम। जजमानी व्यवस्था की बात वाइजर ने की थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, मॉर्गन के अनुसार निम्न में से कौन सा परिवार के उद्विकास का सही क्रम है? आप लोग देखिए फिर बताइए। परिवार का उद्विकासीय स्तर उन्होंने बताया था मॉर्गन ने। जब फैमिली टॉपिक को कंप्लीट कराया जा रहा था तो उसमें बताया गया था। एंड ऐसे भी कई बार प्रैक्टिस सेट में इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कौन सा राइट होगा 43 का? राइट क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन सी होगा। समृक्त परिवार, फिर समूह परिवार, समूह विवाही परिवार, युगल परिवार, पितृ सत्तात्मक और लास्ट में एक विवाही परिवार। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है और इसे ध्यान रखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रकारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस रचना में मिलता है? किस बुक में सबसे पहले फंक्शनलिज्म की बात हुई? बुक्स हैं द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, द डिवीजन ऑफ लेबर, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी, प्रिमिटिव कल्चर। इनमें से कौन सी एक पुस्तक है जिसमें प्रकारवाद यानी कि फंक्शनलिज्म की बात की गई? बुक का नाम कौन सा है? किस बुक में सबसे पहले फंक्शनलिज्म की बात हुई है? प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी बुक किसकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एक सामाजिक पद जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा एवं प्रतिस्पर्धा के द्वारा प्राप्त करता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं प्रदत्त परिस्थिति, अर्जित परिस्थिति, मूल परिस्थिति या फिर मुख्य परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति, अर्जित परिस्थिति, मूल परिस्थिति या फिर मुख्य परिस्थिति ऑप्शंस हैं। एक सामाजिक पद जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा एवं प्रतिस्पर्धा के द्वारा प्राप्त करता है उसे हम क्या कहेंगे? तो व्यक्ति जिसे इच्छा प्रतिस्पर्धा के द्वारा प्राप्त करता है वो अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत आता है। बताया गया था संयुक्त रूप से परिस्थिति और भूमिका, स्टेटस एंड रोल, इस कॉन्सेप्ट की सबसे पहले बात व्यवस्थित तरीके से रॉल्फ रेंटन ने अपनी बुक द स्टडी ऑफ मैन में किया था। उन्होंने परिस्थिति के दो प्रकार भी बताए थे, अर्जित परिस्थिति और प्रदत्त परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति में व्यक्ति जिसे जन्म से ही प्राप्त कर लेता है, जन्म से उसे मिलती है, और अर्जित परिस्थिति वो होती है जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता कुशलता के द्वारा प्राप्त करता है। एंड स्टेटस एंड रोल, इस टॉपिक को भी जल्द ही कंप्लीट कराया गया है, इसका भी प्लेलिस्ट फोल्डर में मिल जाएगा, उसे भी ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है, यह तर्क किसने प्रस्तुत किया है कि परिवार को सर्वोत्तम रूप से एक संघर्ष के केंद्र के रूप में समझा जा सकता है? इनमें से किसने परिवार को सर्वोत्तम रूप से एक संघर्ष के केंद्र के रूप में समझा है? ऑप्शन है क्लोवॉर्ड, हॉटमैन, गोरे, कपाड़िया। क्लोवॉर्ड, हॉटमैन, गोरे, कपाड़िया ऑप्शंस हैं। क्या होगा यहाँ पर सही? राइट क्या होगा?
राइट क्या होगा? हॉटमैन होगा। ठीक है, हॉटमैन होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है जनरीतियों, प्रथाओं एवं रूढ़ियों का स्थायी ढांचा ही क्या कहलाता है? समिति, समाज, संस्था या फिर समूह? समिति, समाज, संस्था या समूह? जनरीतियों, प्रथाओं, रूढ़ियों का स्थायी ढांचा क्या कहलाता है इनमें से? राइट क्या हो जाएगा यहाँ पर? संस्था, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है संस्कृतिकरण को अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया किसने कहा है? ऑप्शंस है ए के शरण, योगेंद्र सिंह, योगेश अटल, दीपांकर गुप्ता। ए के शरण, योगेंद्र सिंह, योगेश अटल, दीपांकर गुप्ता ऑप्शंस है। संस्कृतिकरण को अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया इनमें से किसने कहा है? राइट क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा राइट यहाँ पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है दुर्खीम, वेबर, स्पेंसर, अगस्कॉम्ट। दुर्खीम, वेबर, स्पेंसर, अगस्कॉम्ट ऑप्शंस हैं। विज्ञानों का वर्गीकरण इनमें से किसने किया था? बताइए। अभी ऊपर के जो क्वेश्चंस थे उनमें से एक था, सही क्रम पूछा गया था। क्लासिफिकेशन किसने दिया था? अगस्कॉम्ट ने दिया था ना। मैथ्स, फिर एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड सोशियोलॉजी की बात की थी। समाजशास्त्र को अन्य विज्ञानों की जननी कहा था इन्होंने, है ना। ज्ञान के 3 स्तर बताए थे या ज्ञान के 3 नियम बताए थे अगस्कॉम्ट ने। समाजशास्त्र के जनक हैं। जो समाजशास्त्र नाम दिया था 1838 में दिया था। इससे पहले समाजशास्त्र से पहले इन्होंने सोशल फिजिक्स शब्द का यूज़ किया था, सामाजिक भौतिकी का। और इनके जो गुरु थे अगस्कॉम्ट के, वो सेंट साइमन थे। सभी बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु के तंजावुर जिले में मार्क्स के उत्पादन पद्धति की अवधारणात्मक संदर्भ में अध्ययन इनमें से किसने किया है? रामकृष्ण मुखर्जी, AR देसाई, कैथलीन गफ, मैक्स वेबर ऑप्शंस हैं। क्या होगा यहाँ पर सही? राइट क्या होगा? राइट हो जाएगा यहाँ पर कैथलीन गफ। ठीक है, कैथलीन गफ होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।